नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये पहला वीडियो है। आज से हम हिंदी साहित्य में जो गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह वीडियोस आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है। और इसके पहले हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास पर वीडियो इस पर प्रोवाइड कराया था, तो आप उसको भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले साहित्य के इतिहास को समझने से पहले साहित्य क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और साहित्य में कितनी सारी चीज़ें आती हैं उसको भी हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर व्यू में समझेंगे। उसके बाद हम एक एक चीज़ को लेकर सबको समझना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द है इतिहास, एक शब्द है हिंदी, एक है साहित्य। ठीक है। तो इस तरह इतिहास है, साहित्य है और हिंदी है। तो हिंदी एक भाषा है। ठीक है। और ये हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है। और साहित्य क्या होती है अभी हम समझ रहे हैं। थोड़ा इतिहास समझते हैं, होता क्या है इतिहास। देखिए, इतिहास का मतलब क्या होता है कि अतीत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन्हीं का विवरण जो है इतिहास है। ठीक है। एक शब्द में कहें तो इतिहास में कई सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है राजनीतिक इतिहास, आप पढ़ते हैं, जिसमें वंशावलियाँ, राजवंश ये सब पढ़ते हैं आप। एक होता है सामाजिक इतिहास, कि उस समय की तत्कालीन स्थिति या व्यवस्था में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, ये हम समझते हैं। तीसरा होता है आर्थिक इतिहास। ठीक है। और चौथा होता है सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है। इस तरह हम बांटते हैं इतिहास को और पढ़ते हैं। तो अब सांस्कृतिक इतिहास में भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हम लेते हैं सांस्कृतिक इतिहास। जब सांस्कृतिक इतिहास की बात करते हो तो इसमें कला भी आता है। आप इसे पढ़ते होंगे। कला में दृश्य कला, प्रदर्शन कला आता है। तो दृश्य कला में वास्तुकला, आप स्थापत्य कला पढ़ते होंगे। प्रदर्शन में नृत्य कला, ये सब पढ़ते होंगे। कला के बाद साहित्य आता है। ठीक है। और साहित्य के इतिहास को ही हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे पीछे जितने भी साहित्य रचे गए हिंदी में, उनका क्या कैसे सिस्टम था उसको हम समझेंगे। साहित्य के बाद आता है एक, जिसे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं वो कह सकते हैं। और इसमें क्या आता है, कला हो गया, साहित्य, और इसमें धर्म भी हम रख सकते हैं। धर्म भी आता है। तो धर्म का भी एक इतिहास होता है, जिसमें धर्म दर्शन में हम पढ़ते हैं, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में पढ़ते हैं। तो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय साहित्य है। तो हम साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और कौन सा साहित्य? हिंदी साहित्य। इसके पहले हमने संस्कृत साहित्य पर बात की थी। आज से हम हिंदी साहित्य पर बात करते हैं। ठीक है। साहित्य क्या है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा एक शब्द है इसे समझ लेना है, क्योंकि साहित्य इसी का एक प्रकार है। ठीक है। एक भाग है इसी का। तो ये शब्द है वांग्मय। तो वांग्मय किसे कहते हैं? ये वाक और मय से मिलकर बना है वांग्मय। ठीक है। तो वांग्मय का मतलब होता है कि मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाती है। अर्थात हम कुछ लिख कर, कुछ बोल कर या मौखिक रूप में कुछ हम जब अभिव्यक्ति करते हैं तो वो वांग्मय होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे किताब में लिखा हुआ लिखित रूप में तो वो वांग्मय है। बैनर कोई लगाता है, जैसे चुनाव प्रचार करते हैं, बैनर लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें में बैनर लगाते हैं, तो बैनर में भी वो जो लिख के दिखाते हैं वो भी एक वांग्मय है। ठीक है। तीसरा है दीवार पर लिखा, यानी कि हमारे दीवार पर कोई आए लिख दे, हम मना करते रहते हैं फिर भी लिख के चले जाते हैं। तो मना करने पर भी लिख देते हैं, अब क्या करेंगे आप। तो जब लिख देते हैं तो वो लिखा हुआ भी क्या होता है? वांग्मय होता है। ठीक है। तो इस तरह यानी कि मौखिक या लिखित भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। हमें इसमें ये समझना है कि जो भाषा है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति के एक साधन है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अर्थात हम अपने मन में जो भी विचार करते हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन का एक माध्यम होता है भाषा। और ये भाषा दो अर्थों में हो सकता है, एक तो व्यापक अर्थ में और दूसरा है सीमित अर्थ में।
तो व्यापक अर्थ में संकेत की भाषा आती है, जैसे हम कुछ संकेत में करते हैं। जैसे आपने एक वो सुना होगा, दोहा बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध है कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो इसका मतलब यह है कि कोई भवन है या फिर कोई सभा है, कोई सभा है, सभा का नाम क्या है पता नहीं, मान लो कुछ सभा है, शोक सभा है मान लो, ठीक है। तो अब इसमें नायक है, एक नायिका है, ये दोनों बैठे हैं। क्योंकि शोक है तो उसमें हंस हंस नहीं सकते हैं, तो अब ये दोनों इशारों में बात करते हैं। तो नायक नायक कहता है कहत, यानी कि कहता है कि चलो बाहर चलो, बात होत हो कहीं। अब किस लिए कह रहा था आप समझ रहे होंगे। तो कहत नटत, वो मना करती है कि नहीं, यहाँ कुछ है और इनको लगाई वही। तो ये जब मना करती है तो ये इसी बात पर कहते हैं वाह क्या मना किए, इस अदा पर ही वो रीझ गया। तो कहत नटत रीझत, रीझ गया, खींचत है। और ये रीझ, जब ये रीझ रहा है तो ये देखकर खिसिया रही है कि ये कैसा आदमी है यार। रीझत खींचत मिलत, फिर ये दोनों की आंखें मिलती हैं, मिलत खिलत, खिलत मतलब हंसते हैं। फिर नायिका लजियाती है, लजियात भरे भवन में करते हैं नैने ही सो बात। ये है एक सांकेतिक भाषा, यानी कि आँखों की भाषा, जिसमें हम बोले नहीं ना लिखे, संकेत के माध्यम से हम अपनी बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है सांकेतिक भाषा। दूसरा पशु पक्षी, यहाँ अच्छा ये वाला होगा तो थोड़ा आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये मिस्टेक हो गया, टाइप में हो नहीं पाया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। पशु पक्षी की भाषा भी हम व्यापक अर्थ में रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सीमित अर्थ। सीमित अर्थ में शब्दों की भाषा होती है, और शब्दों की भाषा दो रूपों में होती है, एक तो लिखित, दूसरा मौखिक। मतलब मौखिक और लिखित ऐसे हैं। तो हम बोलते हैं तो वो भाषा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलते हैं, अपने दोस्तों के बाद बीच में जाकर खूब बातचीत करते हैं, तो वो मौखिक रूप से, लिखित रूप में कुछ आप बताते हैं, ठीक है। तो ये भाषा हुआ, बेसिक था, इसको आप समझते ही होंगे। अब इस पे आते हैं हम थोड़ा, वांग्मय, ठीक है। तो वांग्मय के तीन रूप हैं, या तीन प्रकार में से हम समझ सकते हैं। पहला है वार्ता, दूसरा है शास्त्र, और तीसरा है साहित्य, ठीक है। वार्ता क्या होता है? वार्ता का मतलब सामान्य बातचीत, यानी कि हम कहीं भी बातचीत करते हैं तो जो हम बातचीत करते हैं वो हमारा वार्ता होता है, और उसमें हम, हमारा जो अर्थ होता है वो शब्दों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब हम जब अपने दोस्तों के बीच भी बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते ना कि शब्द बहुत अच्छे हों, बहुत ही जो है होता नहीं कि एकदम तत्समी शब्द हों, अच्छे शब्द हों, यूज करें, वो हम नहीं देखते। हमारे लिए अर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि कुछ भी हम बोले लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है। तो ये वार्ता होता है, मुहावरे इसी में बनते हैं, ठीक है। तो मुहावरे इसी से बनते हैं। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र विज्ञान या सिद्धांतिक इसी में आते हैं, शास्त्र में ही, ठीक है। ये क्या होगा अब इसे देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ होता है वो शब्द की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है। शब्द बड़ा अच्छे होते हैं और क्लिष्ट होते हैं, अच्छे लिखे हुए होते हैं। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैंग्वेज जो होती है भाषा, मतलब शब्द उसमें जो होते हैं, तो वो अर्थ की तुलना में शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वार्ता में अर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शास्त्र में शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन साहित्य जो है, हम क्या देख रहे हैं, वांग्मय के तीन रूप हैं, एक वार्ता, एक शास्त्र, एक साहित्य। तो शास्त्र जो साहित्य है, इसमें क्या होता है कि शब्द और अर्थ में कंपटीशन चलता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा चलता है। कभी कोई साहित्य, कोई कविता पढ़कर पढ़कर ही आनंद आ जाता है, मतलब कोई तुक मिल गया तो उसी में आनंद मिल जाता है, तो शब्दों के माध्यम से हमें आनंद मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ लिखा है नहीं समझ में आ रहा है, उसका अर्थ समझते हैं तो लगता है वाह क्या बात कह दी है। तो इस ये अदा जो होती है ना, तो वही है ना कि इसमें शब्द और अर्थ में कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चलता है, ठीक है। साहित्य ये है। तो इसमें दोनों है, कभी अर्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी शब्द, इस तरह हम समझते हैं। सॉरी उल्टा हो जा रहा है, शब्द ये है तो शब्द अर्थ, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब साहित्य है क्या? एक तो हमने देख लिया कि साहित्य वह है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, एक तो साहित्य ये है। दूसरा, साहित्य में एक विशेषता और ये होती है कि साहित्य में समाज के व्यापक हित की भावना निहित होती है। अर्थात साहित्य जब हम लिखते हैं तो उसमें समाज का हित भी होता है। मतलब साहित्य कैसे बनता है, स और हित से
और हित से साहित्य बनता है। तो समाज का व्यापक हित जो होता है, जैसे कबीर ने लिखा, कबीर ने अपने साहित्य जो लिखे हैं, जो कविताएं लिखी, उसमें लिखे ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो समाज के हित की बात कर रहे हैं कि सब अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कवियाँ लिखे हैं, तो हम सबको पढ़ेंगे आगे चल के। तो साहित्य ये होता है जिसमें समाज का व्यापक हित होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता ये है कि साहित्य हम उसे कहेंगे जिसमें रमणीयता या सौंदर्य हो, यानी कि साहित्य में रमणीयता और सौंदर्य भी होना चाहिए। क्योंकि जो रमणीयता है, सौंदर्य है, इसका जो संबंध है वो कल्पना से है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य में कल्पना भी होनी चाहिए। आपने सुना है ना कि मतलब जहाँ हो जाना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसे करके। ये तो बहुत बेसिक बोलचाल में यूज़ होता है। लेकिन एक अच्छे साहित्य में एक अच्छी कल्पना भी होती है जो सुंदरता व्यक्त करती है, और उसमें समाज का हित भी होता है, और उसमें ये दोनों में कुछ तो होता है। या तो शब्द इम्पोर्टेंट होगा ज़्यादा, या तो अर्थ है, इस तरह आप देखते रहते हैं, ठीक है। तो साहित्य हम इसे कहेंगे। हाँ, ये है कि साहित्य साहित्य एक आत्मनिष्ठ विषय है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विषय है। देखिए, गणित और साहित्य में अंतर क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। यहाँ हम गणित कर लेते हैं। गणित बहुत वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट है। वस्तुनिष्ठ का सेंस ये है कि इसमें 2+2 4 ही होंगे, इसमें कोई 5 होने का चांस नहीं रहता। लेकिन साहित्य क्योंकि साहित्य व्यक्तिनिष्ठ है, कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव, अपने जो होता नहीं कि अपनी जो संवेदना होती है उसके अकॉर्डिंग लिखता है। तो ये बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ होता है साहित्य। गणित बहुत वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें कल्पना का स्कोप नहीं होता है, इसमें तो फैक्ट होता है, एकदम क्लियर कट होता है गणित, ठीक है। तो बेहद आत्मनिष्ठ विषय है साहित्य, ठीक है। तो साहित्य के 3 प्रकार हैं, इसको हम पहले समझते हैं। पहला है पद्य, जिसे हम पोइट्री बोलते हैं, ठीक है, कविता। तो कविता आती है इसमें। अब देखिए, कविता के इतिहास में हम पढ़ेंगे आदिकाल, ठीक है, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल, ठीक है। ये 4 पार्टों में से हम बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है गद्य, जिसे हम प्रोज कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है चंपू काव्य। चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। देखिए, गद्य क्या होता है, ये कविता नहीं होता, ये लाइन ऐसे लिखा होता है लाइन में। ये इसमें ना लय होता है, ना ही तुक होता है, ना ही छंद, ठीक है। ये गद्य होता है। तो चंपू काव्य में क्या होता है, गद्य और पद्य, यानी कि इसमें गद्य भी होता है और पद्य कविताएं भी लिखी होती हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी का एक चंपू काव्य बोलते हैं उसे, यशोधरा, आपने पढ़ा होगा। तो जो यशोधरा है उसे बोला जाता है कि ये चंपू काव्य है, क्योंकि इसमें दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो अब क्योंकि साहित्य 3 रूप में हुआ, तो हमें थोड़ा ये समझना चाहिए कि पद्य और गद्य में क्या अंतर है। तो देखिए, गद्य क्या होता है, गद्य में तुक नहीं होता। तुक का मतलब क्या होता है, तुक का मतलब होता नहीं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जो खोए लास्ट वाला है, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। तो ये लास्ट वाला जो है, ये हो, ये खो, ये तुक है, मिल रहा है। ये कविता है, दोहा है, तो इसमें खोए होए ये सब मिल रहा है, ये तुक है। और साहित्य में सॉरी, गद्य में छंद भी नहीं होता। मतलब होता नहीं, कई सारे छंद होते हैं, तो वो छंद नहीं होते। जैसे कवित्त छंद होता है, और बहुत सारे छंद हैं, छंद की बात हम कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि गद्य में छंद भी नहीं होता कि एक छंद में लिखा है हम उसे गा सकते हैं लयबद्ध तरीके से, वैसा भी नहीं होता। और इसमें लय का भी कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है। पद्य इसके उल्टा है, इसमें तुक होता है। जैसे अभी हमने एक दोहा डिस्कस किया, छंद होता है इसमें, बहुत सारे छंद इसमें लगा सकते हैं आप। लय होती है। लय का सेंस ये है कि एक लय में लिखा होता है ये। इसमें लय का सेंस क्या है, हमें अभी हम समझ रहे हैं। हर पद्य में छंद या तुक जरूरी नहीं है, लय भी हो तो उसे हम कविता बोल सकते हैं, पद्य बोल सकते हैं, ठीक है। लय क्या होता है, जिसके उच्चारण में प्रवाह है वही कविता है, सॉरी लय है, सॉरी कविता कविता बोल रहे हैं, लय है, ठीक है। तो जिसके उच्चारण में प्रवाह है वही लय है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो जैसे हम कहते हैं, आज
3 तारीख है, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो गया ये पद्य में, सॉरी गद्य में हो गया कि आज 3 तारीख है, हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है। जब हम इसे लय में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 तारीख है आज, हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ऐसे करके। तो एक लय में होता है और थोड़ा थोड़ा तुक तुक भी मिलने लगता है। तो ये व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि आज 3 तारीख है, ये सही लग रहा है। 3 तारीख है आज, पढ़ रहे हैं हम लोग आज, ये व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है। तो इसे लय कहते हैं। और कविता में यही होता है कि है लास्ट में होना चाहिए, कहीं के बीच में ही है दिखता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप देखते होंगे। तो जब हम कविता के इतिहास को समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। हम थोड़ा सा गद्य को अब समझते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी थी साहित्य में, एक होता है पद्य, दूसरा होता है गद्य, तीसरा चंपू काव्य। हम इस खंड को ले रहे हैं, गद्य को। ठीक है, पद्य को अभी हम नहीं ले रहे हैं, इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और आपको ये हम सूचना दे दें कि हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, गद्य से ही। गद्य में सबसे पहला हम देखेंगे कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, फिर उपन्यास देख लेंगे, नाटक और जो होती है जीवनी और निबंध, ये सब हम देख लेंगे। फिर हम पद्य में आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हम उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गद्य को ही समझते हैं। देखिए, गद्य के भी कई सारे प्रकार हैं, रूप हैं, जो भी कह लीजिए आप। पहला है कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य में 2 चीज़ें आती हैं, कहानी और उपन्यास। ठीक है, अभी हम समझेंगे कहानी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, दोनों में अंतर भी क्या है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा होता है दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य में आता है नाटक। ठीक है, दृश्य मतलब जो देखा जाए, तो नाटक हम लोग पर्दे पर खेलते भी हैं और बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, जैसे रामलीला आप देखते ही हैं। विचार प्रधान गद्य होता है एक, जिसमें हम निबंध और आलोचना या समीक्षा को देखते हैं। ठीक है, और अन्य विधाएं, अन्य विधाएं में क्या क्या है? अन्य विधाएं में हम देखते हैं आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। एक और होता है एकांकी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मुझे पता है आप लोग पेपर पेन लेकर बैठे होंगे, तो आप नोट कर रहे होंगे। तो हमने अभी देखा कि गद्य में कई सारी चीज़ें हैं, कथात्मक गद्य, दृश्य प्रधान, विचार प्रधान, अन्य विधाएं, अन्य विधाओं में ये हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम जो कथात्मक गद्य है, इसमें पहला है कहानी। ठीक है, सबसे पहले हम कहानी को ही समझते हैं। कहानी को समझेंगे, फिर उपन्यास को, फिर नाटक को, फिर इसको भी थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ें हम समझ लेंगे, फिर हम पद्य पर अपना आएंगे। तो सबसे पहले हम कहानी को समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कहानी का इतिहास जैसे पढ़ लेंगे, तो जो भी कहानी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यूजीसी नेट का दे रहे हों या फिर किसी आपका इंटरेस्ट भी हो कहानियों में, तो या फिर आप ऑप्शनल के रूप में रख रहे हो, तो उसमें हम जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट कहानी है सबका हम वाचन करके आपको पढ़ के बता देंगे इस पर। तो आप सारी चीज़ देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लें कहानी है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है, तब तो हम समझेंगे। तो कहानी क्या है? यह एक प्राकृतिक विधा है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया विधा। तो विधा क्या है? विधा होता है फॉर्मेट या तरीका, यानी कि कुछ भी हम हमारे मन स्थिति में कुछ भी है, मन में हमारे कुछ चल रहा है, उसको हम किस तरीके से प्रकट करें, ये एक तरीका होता है। और उसी तरीके में निकल के आते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक। यानी कि हम अगर कहानी के रूप में उसे लिख रहे हैं, उपन्यास के रूप में, तो एक फॉर्मेट हुआ, विधा हुआ। ठीक है, तो विधा का मतलब एक फॉर्मेट या तरीका। विधा 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक, दूसरा ऐतिहासिक। ठीक है, प्राकृतिक विधा में देखिए, प्राकृतिक विधा हर काल, स्थान, समाज में होती है।
और इसमें नाटक, कहानी, गीत ये सब आते हैं। तो आप शहर में रह रहे हैं, आप किसी जंगल में रह रहे जनजातियों को देखेंगे तो वहाँ भी प्राकृतिक विधा के रूप देखने को मिल जाएंगे। भाई कोई भी समाज हो, दुनिया का कोई भी समाज, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो या एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हो, मानव विज्ञान, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी समाज हो, संस्कृति हो, तो उसमें कुछ प्राकृतिक विधा होती ही है। जैसे नाटक, वहाँ कुछ नाट्य कला होता हुआ दिखेगा आपको। कहानी लोक कथा, जैसे माताएं बच्चों को सुनाती रहती हैं, जो बुजुर्ग दादा लोग होते हैं वो भी सुनाते रहते हैं। तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं, किस्से कहानी ये सब आप सुने ही होंगे बचपन में। तो यही होता है, हर एक समाज में ये होता है। गीत, और गीत में सबसे प्राथमिक गीत वही लोरी है। मतलब कि लोरी मम्मी लोग सुनाती थी पहले से ही, तो वो सबसे प्रथम प्राकृतिक विधा के रूप में वो था। ठीक है, फिर धीरे धीरे कहानी नाटक ये सब विकास हुआ, लेकिन ये प्राकृतिक विधा है। और हर समय, हर काल, मतलब हर काल स्थान समाज में होता है ये। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होता है खास देश काल में प्रारंभ होता है ये, खास देश काल में प्रारंभ। ठीक से देखिए, जैसे उपन्यास है तो ये आधुनिक काल में प्रारंभ हुआ है। तो जब हम उपन्यास के इतिहास को समझेंगे तब हम समझेंगे कि आधुनिक काल में ही ये क्यों आया, प्राचीन काल से ये क्यों नहीं रहा मानव समाज में ये। ठीक है, इसको हम समझेंगे ऐतिहासिक विधा में, उपन्यास को हम रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम कहानी और कथा में अंतर करते हैं। दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एक कहानी, दूसरा होता है कथा। क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? तो कथा और कहानी में हम अंतर कर लेते हैं। कथा का मतलब होता है कि कथा कुछ उपदेशात्मक होती हैं, कुछ आदर्शात्मक होती हैं, जो हमें कुछ आदर्श देती हैं कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, मतलब शिक्षा देती हैं। ठीक है, तो कुछ हमें ये शिक्षा दिया करती हैं। कौन? कथा। जैसे आप सुनते ही होंगे, आपने वो नैतिक शिक्षा में पढ़ा होगा। भाई आप सब्जेक्ट रूप में बचपन में पढ़े होंगे ना नैतिक शिक्षा, तो उसमें होता नहीं, कई सारी कथा कहानियाँ डाल देते हैं, और उसमें कुछ, फिर उसमें लास्ट में लिखा होता है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और दया करना चाहिए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं, ठीक है, हितोपदेश है, या जातक कथाएं, या कथा सरिस सागर। तो इन सब में क्या होता है कि कुछ उपदेश ये लोग देते हैं, आदर्शात्मक होता है। आदर्श की बात हमेशा चाहिए के अर्थ में होता है। सेंस ये कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को खूब सिखाया जाता है, खूब बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। तो यही होता है कथा, वो सुना सुना कर ये सब कहते हैं। देखिए कहानी जो होता है ये आधुनिक काल में आई। एक्चुअल में ये एक कथा ही जैसा होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, अंतर इसमें कुल मिलाकर है यहाँ आदर्शात्मक और यथार्थवाद। यानी कि जो हमें आदर्शवाद की ओर ले जाए, या जो हमें शिक्षा दे, वो हम कथा बोल देंगे। जो हमें परिपक्व बना दे, यानी कि शिक्षा नहीं देती बल्कि व्यक्ति को परिपक्व बना दे, पढ़कर अंदर से ही मैच्योरिटी डेवलप हो जाए, वो कहानी होता है, जो पश्चिम से आई है। मतलब ये था कि अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल, क्योंकि अंग्रेजी शासन था, ठीक है, तो हमारे यहाँ से जैसे रॉ मटेरियल जाकर वहाँ यूरोप में इंडस्ट्री थी, तो वहाँ से माल तैयार होता था, फिर आकर हमारे यहाँ बेचते थे वो लोग। वैसे ही कहा गया कि भाई हमारे यहाँ कथा ये सब था ही, ये लोग ले गए वहाँ कहानी के रूप में हमें दे गए। फिर तो कहानी आ गई, बंगला वहाँ बंगला में आई, वहाँ से अनुवाद हुई, तो फिर हिंदी कहानी का विकास हुआ। तो उसको हम कैसे विकास हुआ समझेंगे अभी, जब हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये आधुनिक काल में आई। ठीक है, तो इसमें अंतर कुल मिलाकर यहाँ यही है कि ये आदर्शात्मक होती है कथा, और ये यथार्थवादी होती है, जो रियलिस्टिक व्यू को दिखाता है। समाज में जो चल रहा है उसको वैसे ही प्रकट कर देना ये कहानी का काम है। कथा कुछ घोल मिल कर देते हैं, कुछ नया मिर्च मसाला मिलाकर आदर्शवाद की ओर ले जाते हैं वो, तो वो कथा होता है, ये कहानी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए पश्चिम में एक थे लेखक, उन्होंने
एडगर एलन पो नाम था उसका उनका। तो उन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसमें जासूसी भरी और वैज्ञानिक कल्पनाएं होती थी। तो इन्होंने लिखी थी तो उसमें बड़ी कल्पना होती थी। जैसे हमारे यहाँ पहले शक्तिमान चलता था, आपने चंद्रकांता देखा होगा, तो वो बड़ी रोमांटिक किस्म की होती है। मतलब उसमें रोमांच पैदा करने की क्षमता होती है कि मतलब आपको, जैसे शक्तिमान उड़ रहा है तो अब इसमें अब ये रियल थोड़ी है, कोई ऐसे कैसे उड़ सकता है, ये रियल तो नहीं है ना। तो ये थोड़ा कल्पना में ज़्यादा चले जाते हैं और ये रियलिस्टिक व्यू को दिखा नहीं पाते थे। तो इन्होंने लिखा था और वहीं से धीरे धीरे कहानी का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। अब थोड़ा हम समझते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कहानी और कथा में अंतर देखा, अब हम कहानी और उपन्यास में अंतर देखते हैं। अगर परीक्षा में आ भी जाए सब्जेक्टिव में लिखने के लिए कि कथा और कहानी में अंतर स्पष्ट करिए, तो आपको लिखना है ऐसे ही। कैसे? एक तो ये दोनों ही कथात्मक गद्य विधाएं हैं, ठीक है। कथात्मक हैं और गद्य विधाएं हैं, और दोनों में ही 6 तत्व होते हैं। 6 तत्व होते हैं, याद रखिए आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछते रहते हैं। एंट्रेंस आप दे रहे हो कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी का, या फिर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें ये पूछता ही रहता है। जैसे पहला है उद्देश्य, फिर कथानक व कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, भाषा शैली और कथोपकथन, यही इसे हम संवाद बोलते हैं। संवाद भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 तत्व दोनों में ही होते हैं, ये दोनों में समानताएं हो गई। अंतर क्या है इनमें? मुख्य अंतर विस्तार और संक्षिप्तता। ये वाला अच्छा होगा, तो आप थोड़ा देखिएगा। तो विस्तार और संक्षिप्तता का है। जहाँ उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेटता है, वहीं कहानी सिर्फ एक पक्ष को, ठीक है। तो जैसे आप गोदान पढ़िए, तो उसमें क्या है, एक उपन्यास है, उसमें एक तरफ गोबर धनिया की कहानी चल रही है, एक तरफ उनके पिताजी की कहानी चल रही है, एक तरफ जमींदारों की कहानी चल रही है, एक तरफ कुछ लोगों और चल रही है। तो अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं। ये पूरे होते नहीं देखे नहीं आपकी होरी के पूरे जीवन को ही समेट लिया है। वो क्या कर रहा था, फिर वो कैसे मरा, वो सारा जीवन ही संपूर्ण उसमें लपेटा गया है। तो ये क्या है, उपन्यास है। कहानी क्या होता है, सिर्फ एक पक्ष। जैसे यही सच है, पढ़िए मन्नू भंडारी की ये कहानी। तो उसमें क्या है कि जो दीपा है उसकी कहानी है, उसकी अपनी जो मनो स्थिति है उसके बारे में प्रकटीकरण है, उसमें सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाया गया। ऐसे ही आप सदगति पढ़ेंगे प्रेमचंद जी का, और वैसे आप गीला है और बूढ़ी काकी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीवन के एक पक्ष को ही उसमें लपेटा गया है या समेटा गया है, जो भी कहिए आप, ठीक है। लपेटा समेटा जो भी आप समझें, कह लीजिए। तीसरा है कि उपन्यास में अत्यधिक पात्र व घटनाएं तथा एकाधिक कहानियां होती हैं। ये तो सही है, क्योंकि उपन्यास बड़ा होता है तो इसमें बहुत सारे पात्र होंगे और घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी। जबकि कहानी में कम घटनाएं, क्योंकि ये छोटा होता है तो कम घटनाएं और पात्र भी कम होता है, और एकल कथा होती है, एक ही कथा होती है इसमें। इसमें कई सारी कथाएं होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन होता है। इसमें एक एक आपको पूरा दिमाग में ही एक एक पूरा देश चलने लगता है कि क्या हो रहा है वहाँ, ये सब होने लगता है। कहानी में अत्यंत सीमित ये मामला होता है, ठीक है। तो प्रेमचंद का एक कथन है, इसको आप देख लीजिए। ये कहते हैं कि यदि, मतलब प्रेमचंद कहते हैं कि यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है, ठीक है। ये एक बगीचा हुआ, तो बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहानी एक गमला है सिर्फ, ठीक है। तो इस अर्थ में आप समझ सकते हैं। कहानी के तत्व हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कहानी को हम देख रहे हैं तो थोड़ा इसको विस्तार से हम समझते हैं, ठीक है। अगर आप भी कहानी लिखें तो आपको कैसे लिखना चाहिए कहानी, वो भी आप इसमें देख लीजिए, जिससे आपकी कहानी एकदम अच्छी हो और लोग पढ़ें तो उन्हें भी मज़ा आ जाए, आप भी कहानीकार बन जाइए, ठीक है। तो 6 तत्व है इसमें। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि जब हम कहानी लिखते हैं तो हम क्यों कहानी लिख रहे हैं, एक हमारा उद्देश्य होता है। और उद्देश्य होता है कि अपनी हम विचारधारा को या दर्शन को स्थापित करना चाहते हैं, हम समाज को बताना चाहते हैं। यानी कि हम समाज में कुछ देखें और उसमें हम देखते हैं कि ये घटनाएं चल रही हैं, अच्छा तो हमें इसे दिखाना है, तो हम कहानी के माध्यम से इस विचार को दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो हम अपनी विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब एक अच्छा उद्देश्य या फिर एक अच्छी कहानी किसे हम कहेंगे? जिसमें जो विचारधारा वो थोपा हुआ ना हो, ना ही चिपका हुआ, बल्कि उस रचना के भीतर घुला हुआ हो। ठीक है? अब जैसे वो है एक आप सदगति देखते हैं, तो सदगति या फिर आप वो देखते हैं गीला, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इसमें होता है कि प्रेमचंद ने आपको डायरेक्ट थोड़ी बताया है कि अ, दलितों की क्या समस्या है और महिलाओं की क्या समस्या है। ठीक है? ये सब नहीं बताया, या फिर भूख, या फिर भूख का क्या दर्द होता है, ये सब डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया, कहानी के माध्यम से बताया है। लेकिन पढ़ने के बाद आपके भीतर जो मैच्योरिटी, जो संवेदना विकसित होता है, उससे आपको पता चलता है कि हाँ, ये बेहतर है। तो यही होता है कि हम जो कहना चाहते हैं, उसको हम एकदम थोपें ना पाठकों पर। उन्हें ऐसा ना लगे कि यार ये क्या कह रहा है, ये जैसे मुझे बता रहा हो, आदेश दे रहा हो कैसा करना चाहिए, ऐसा ना लगे, बल्कि उसके भीतर ही घुला हो। कहानी में ही ऐसा हो कि आपको पढ़कर ही लगे यार ये तो सही नहीं हो रहा है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं, या फिर भूख की जो समस्या है, गरीबी है, इन सब पर बहुत सारा कुछ लिखे हैं वो। तो आपके अंदर एक संवेदना विकसित होता है, और आप उन लोगों के प्रति फिर आप संवेदनशील भी होते हैं। आप कहते हैं हाँ ठीक है, समाज में सब हैं तो हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये होता है उद्देश्य। ठीक है? तो आप भी लिखना चाह रहे हैं तो आप पहले अपना उद्देश्य को थोपिए मत, बल्कि रचना के भीतर ही घुला दीजिए। तब आपकी कहानी एक बेस्ट कहानी मानी जाएगी। दूसरा है कथानक और कथा वस्तु। कथानक का मतलब ये होता है कि आप जो कथानक है, तो कथानक एक प्लॉट होता है, और प्लॉट का मतलब होता है कि जिसके बेस पर हम अपना महल खड़ा करेंगे। ठीक है? प्लॉट। कथा वस्तु का मतलब थीम, कहानी की थीम या विषय वस्तु क्या है। ठीक है? ये हम समझते हैं। अब थीम बहुत ही उस तरह ना हो आदर्शवादी टाइप की या काल्पनिक टाइप की। ठीक है? आप शक्तिमान जैसा ना लिख दें विषय वस्तु कि पढ़कर लगे कि क्या है। वो हो यथार्थवादी किस्म की, थोड़ा विश्वसनीय हो जिसे हम कहते हैं। विश्वसनीय हो कि मतलब विश्वास कर ले पाठक कि हाँ ऐसा ही होता है समाज में। ठीक है? ये होता है विषय वस्तु या कथा वस्तु, इसे हम बोलते हैं। कथानक मतलब प्लॉट जिसके बेस पर हम लिखते हैं। ठीक है? अब अच्छा प्लॉट किसे हम कहेंगे, तो वो बहुत ही जटिल ना हो, बहुत ही गतिशील ना हो कि हम पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है? कुछ बातें यहाँ कहेंगे, कुछ बातें यहाँ, तितिर-बितिर ना हो, एक सीक्वेंस से सीधा एकदम सिंपल लगा हुआ हो सारी चीज़ें। तो हम कहते हैं इसका प्लॉट और थीम दोनों बेस्ट हैं, और कहानी बेस्ट है। तो पहला जो तत्व है उद्देश्य है, दूसरा कथानक और कथा वस्तु है, तीसरा पात्र या चरित्र है। जैसे नायक और खलनायक, तो नायक एक पात्र है, खलनायक भी होता है कहानी में। तो ये जो जो भी पात्र चरित्र आप डालिए उसमें, तो उसमें उनका जो स्वभाव हो वो आदर्शवादी किस्म का ना हो, क्योंकि व्यवहार में कोई भी मनुष्य आदर्शवादी टाइप का नहीं होता। वो क्या होता है, वो स्वतंत्र हो, वो यथार्थवाद की ओर हो। ऐसा ना हो कि वो आदर्शवाद में ही जीता हो, या फिर आप आदर्शवाद में ही दिखा दीजिए, फिर वो कहानी अच्छी नहीं मानी जाती आज की डेट में। हमें जो अ, चरित्र हैं या पात्र हैं उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। हम उन्हें कठपुतली ना बनाएं कि वो उसी के अराउंड में रह जाएं, हमारे अनुसार ही चलें, ऐसा ना हो। ठीक है? तो हम उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ें तो अच्छा माना जाता है। चौथा है वातावरण। वातावरण का मतलब ये है कि पढ़कर वो परिवेश महसूस होने लगे कि हाँ वहाँ वैसा वैसा था, दिमाग में एक पिक्चर चलने लगे। जैसे प्रकृति का वर्णन कुछ लेखा कितना गजब का करते हैं, पढ़ के लगता है हाँ यार हम वहीं हैं, लगता है। ठीक है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, ये सब परिवेश है हमारे। तो इन सब का वर्णन होना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ वहाँ ऐसा हो रहा था। ठीक है? और पाँचवा है भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब होता है कि मतलब कि जो भाषा वो बोले पात्र उसके अनुकूल हो, पात्रानुकूल भाषा। जैसे कोई अमीर है, गरीब है, तो इन सब का उन्हीं के अनुसार भाषा हो। अब कोई अमीर है तो कोई गरीब है कुछ इंग्लिश बोल रहा है, जैसे आप अब होरी को कह दे इंग्लिश बोले तो वो अच्छा नहीं लगता ना, मतलब सही नहीं लगता। ये स्थान एवं समय के अनुकूल हो। ठीक है? ये भी आप ध्यान रखिए।
छठवां है कथोपकथन या संवाद। इसमें चरित्रों की सीधी बात या संवाद शैली। पहला सेंस ये है कि अगर आप संवाद शैली में लिख रहे हैं, वैसे संवाद शैली में ही लिखना चाहिए, तभी बेस्ट माना जाता है। तो चरित्र जो हों, जैसे एक व्यक्ति है, चरित्र बना है आप कहानी में, दूसरा है, तो दोनों का संवाद हो। आप ना बताएं कि इसने इससे ये कहा, दूसरे ने ये कहा। ठीक है, आप डायरेक्ट स्पीच मत करिए, इनडायरेक्ट स्पीच ना करने लगिए। आप क्या करिए कि इन दोनों को छोड़ दीजिए, बात करते रहें। आप लिखिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये लिखना है। ठीक है, चरित्रों का संवाद छोटा हो, चुस्त हो, गतिशील हो। चुस्त का मतलब कसा हुआ, एकदम बढ़िया हो, ढीला ढाला ना हो। छोटा हो, इतना भी लंबा ना हो कि एकालाप हो जाए, एक पढ़ते पढ़ते ही भूल जाए क्या कहा, दूसरा जवाब ही ना दे पाए, इस तरह करके नहीं। गतिशील एक मतलब एक संवाद हुआ तो उसमें ही लिंक करके दूसरा संवाद हो, तो वो ऐसे ऐसे गतिशील होना चाहिए। ठीक है, जब कोई संवाद आधे रह जाए और उसे काट कर नया संवाद आए तो अच्छा होता है, मतलब बेस्ट होता है। मतलब आप कहें, मतलब कुछ कह रहा है पात्र, दूसरा कह ही रहा है लेकिन दूसरा उसी पर बोल पड़ा, ये जब आता है ना, बहुत ही बेस्ट माना जाता है कि हाँ ये मैच्योर कहानी है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसे आप देख लीजिए। हाँ, पहला है प्रेमचंद पूर्व काल। ठीक है, ये है 1901 से 1915 तक, इसको हमने रखा है। ठीक है, दूसरा है प्रेमचंद प्रसाद युग, यानी कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों ने कहानियाँ जो लिखी हैं इस काल में हम रखते हैं। तो इन्होंने जो लिखी है 1916 से 1936 तक हम रख सकते हैं। और प्रेमचंद जी ने जो लिखा और प्रसाद जी ने, तो उसको हम इसमें पढ़ते हैं। उत्तर प्रेमचंद युग है, तो उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से लेकर 1955 तक चलता है। ठीक है, 36 है। तो इसमें दो हम देखते हैं, दो प्रकार की कहानियाँ। एक है प्रगतिवादी कहानी, दूसरा है मनोविश्लेषणवादी कहानी। ठीक है, प्रगतिवादी कहानी क्या है? प्रगतिवाद का मतलब मार्क्सवाद की विचारधारा पर जो कहानियाँ लिखी गई वो प्रगतिवादी कहलाई। ठीक है, आप जानते हैं कि दुनिया में जब कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया, उसके विरोध में समाजवाद भी आया। और समाजवाद में एक रूप साइंटिफिक सोशलिज्म का था, वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे कार्ल मार्क्स ने इस्टेब्लिश किया था। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर कुछ कहानियाँ लिखी गई जो मजदूरों की हिमायती की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि जो पूंजीपति है वो समाज की सारी संपत्ति जब्त करके, और बहुत सारे गरीब मजदूर वो सब जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो समाजवाद इनकी आवाज़ बनकर बोलता है कि ये चोरी कर रहा है पैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सबको समान रूप से होना चाहिए, सबको समान संपत्ति मिलनी चाहिए, ऐसी बात ये लोग करते हैं। तो मार्क्सवाद उसी विचारधारा में है। तो प्रगतिवादी कहानियाँ वैसे ही लिखी गई, और इसमें जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसकी कहानी इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो और भी विस्तार से हम समझेंगे, थोड़ा कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी समझेंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया था। कार्ल मार्क्स बहुत गहरा विचारक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते होंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। खैर अभी तो हम इनकी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो दूसरी कहानी की जो धारा है वो है मनोविश्लेषणवादी कहानी। मनोविश्लेषणवादी कहानी दो तीन दार्शनिक थे, एक फ्रायड थे, युंग थे, एडलर थे। तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद पर लिखा, और मनोविश्लेषणवाद में इन्होंने दिखाया कि हमारे मन में ही तीन परत होता है जो कंट्रोडक्शन करता है, एक दूसरे से द्वंद्व में रहता है और हमें परेशान करता है। तो ये जो कहानियाँ लिखी गई ये हमारे मन के फाँक को पकड़ने का काम की हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि जैसे आप यही सच है पढ़ेंगे, ये मनोविश्लेषणवादी ही कहानी है। आप मेरा दुश्मन पढ़ेंगे कहानी, तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति का जो इड होता है, आप देखेंगे कि फ्रायड ने ये दो तीन चीज़ें बताई थी। एक तो ये ऊपर वाले मतलब मन के तीन स्तर इन्होंने बांटा, और ऊपर वाले को चेतन बोला, थोड़ा बता देते हैं यहाँ क्योंकि वहाँ बताना ही पड़ेगा। दूसरे को अवचेतन, और तीसरे को अचेतन। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने बोला था। तो इन्होंने बोला जो अचेतन है इसमें प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं, सेक्सुअल चीज़ें होती हैं, और जो समाज की नैतिकता के विरोध में हमेशा रहता है,
क्योंकि समाज की नैतिकता इसी को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो ये हमेशा उसके अगेंस्ट में होता है। तो व्यक्ति की ये इच्छाएँ जो होती हैं वो हमेशा विद्रोह करती हैं, वो हमेशा चाहती हैं उसकी इच्छाएँ पूरी हों, ठीक है? और जो चेतन होता है, अचेतन, तो ये मतलब फ्रायड ने ये बताया कि ये अचेतन इच्छाएँ होती हैं, ये हमें परेशान करती हैं। तो ये कैसे परेशान करती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को मनोविश्लेषणवादी कहानी में दिखाया गया है। हम जब मनोविश्लेषणवादी कहानी का बेस पढ़ेंगे तो हम थोड़ा फ्रायड के कॉन्सेप्ट पर आएँगे, जिससे आप समझ पाएँगे कैसे क्या था। अभी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि अलग-अलग करके देखना होगा। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है, 1 मिनट, ये है, नई कहानी है। उत्तर प्रेमचंद युग के बाद नई कहानी आता है। तो नई कहानी 1955 से 60 तक चलती है और उसके बाद परवर्ती कहानी आती है जो 1960 से अब तक है। तो नई कहानी में क्या-क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। नई कहानी में है अकहानी। इसको भी हम समझेंगे कि अकहानी क्यों कहते हैं। कहानी तो ठीक है लेकिन अकहानी क्या होता है इसको समझेंगे। समानांतर कहानी देखेंगे, जनवादी कहानी, सहज, सचेतन, सक्रिय, समकालीन कहानी, ठीक है? ये सब देखते हैं हम इसमें। किसमें? जो नई कहानी के बाद हैं, ठीक है? जिसे हम परवर्ती कहते हैं। ये देखिए, ये नई कहानी इतना हुआ 1955 से 60 तक। परवर्ती कहानी 60 के बाद है। तो परवर्ती को हम नई कहानी के बाद की भी कहानियाँ देख कहते हैं। तो इसमें ये सारी कहानियाँ आती हैं। समकालीन कहानी में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक है युवा कहानी, यानी कि जो युवा के द्वारा लिखी जा रही है। आप कविता की कहानी, मतलब कविता के इतिहास में भी, सॉरी, कविता के इतिहास में भी इसको देखेंगे। दलित कहानी, मतलब कुछ दलित कहानीकार हुए हैं, तो उन्होंने भी लिखा है। स्त्री कहानी, मतलब जो थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप के हैं या स्त्रियां जो आई हैं लिखी हैं, तो वो सब इसमें दिखाया गया है, ठीक है? तो इस तरह हम अलग-अलग करके एक-एक को उठाकर हम समझेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो हम समझेंगे कल इसको अगले वीडियो में। सेंस ये है, कल आएगा कि नहीं ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे इसको, पूरा कवर कर लेंगे। आपको थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ठीक है, कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो थोड़ा देखिए, इसमें है क्या कि ये तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय थोड़ा इसमें लगेगा क्योंकि थोड़ा इसमें थ्योरी है, इसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसमें प्रगतिवाद में कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी थ्योरी बताना पड़ेगा, मनोविश्लेषण वाले फ्रायड को। तो फ्रायड ने जो कॉन्सेप्ट दिया इड, ईगो, सुपर ईगो का, उसको समझेंगे। तो हम जब मनोविश्लेषणवादी कहानी पढ़ेंगे जब, तो हम समझ पाएंगे क्या चल रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बने रहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।